नमस्कार। द वर्ल्ड दिस वीक के इस प्रोग्राम में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं डॉक्टर PM त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद ICS लखनऊ, आज की इस हफ्ते की कुछ बड़ी सुर्खियों, बड़ी खबरों और बड़े विषयों पर बातचीत करने के लिए अपने साथ हमारे एमिनेंट फैकल्टी मेंबर्स और हमारे साथी पुनीत सर और अभिषेक सर के साथ हूँ। हमारा आज का जो चुनिंदा विषय है वो है भारत की रक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि, हाइपरसोनिक मिसाइल। और दूसरा विषय है हमारे प्रधानमंत्री की अभी हाल ही में कई देशों की यात्रा हुई, जहां उनको सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान भी दिया गया और लगभग 5 दशकों के बाद भारत के वो पहले प्रधानमंत्री बने जो उस देश में गए। इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। सीधे चलते हैं हम अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट पुनीत। ये अभी हम लोगों ने रक्षा विज्ञान के विषय में देखा, एक भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो हम लोगों ने बहुत सफलतापूर्वक इसको विजय इस पर प्राप्त की, ये हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है, ये अन्य मिसाइल से कैसे अलग होती है और ये इतनी बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे लिए क्यों है? देखिए, जो मिसाइल्स हैं उनको बेसिकली हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। पहली जो मिसाइल्स होती हैं उनको हम बैलिस्टिक मिसाइल्स कहते हैं, वो बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी पे चलती हैं, और दूसरी मिसाइल्स हैं जिनको हम क्रूज मिसाइल कहते हैं। अब अंतर दोनों में क्या है? जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है, जब उनको हम फायर करते हैं तो बेसिकली वो एटमॉस्फेयर में जाती है, एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके स्पेस में चली जाती है और फिर स्पेस से वो वापस अपने टारगेट पे गिरती है। इस ट्रेजेक्टरी को, इस पथ को हम बैलिस्टिक पथ कहते हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि ये मिसाइल्स स्पेस में जाती है तो वहां पे ऑक्सीजन होती नहीं, तो इसलिए अपना ऑक्सीजन रिलीजिंग फ्यूल, जिसको हम ऑक्सीडाइजर है, वो इनको अपने साथ कैरी करना पड़ता है, पहली चीज। तो इसलिए इसमें नंबर ऑफ फ्यूल को ले जाने की क्षमता कंपेरेटिवली कम होती है, और ऑक्सीडाइजर करीब 70% पार्ट जो है ऑक्सीडाइजर होता है। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जब आप इतनी ज्यादा ऊंचाई पर जाते हैं तो दुश्मन का रडार है आपको लॉन्च होते ही डिटेक्ट कर लेता है, तो उससे बचने के उसके पास चांसेस रहते हैं, दुश्मन को पहले से ही पता चल जाता है आपके आने का। ठीक बात। दूसरी मिसाइल्स की कैटेगरी है जिनको हम क्रूज मिसाइल कहते हैं, जिनको हमने गति के आधार पे 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर रखा है: सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। अब सबसोनिक में बात करते हैं, जैसे भारत की निर्भय क्रूज मिसाइल है, वो ध्वनि की गति से कम रफ्तार पे चलती है, स्लो चलती है, जिसको हम मिसाइल की भाषा में कहेंगे। तो ध्वनि की रफ्तार से कम रफ्तार पे चलेंगे, लेकिन रेंज आपकी बढ़ जाती है। तो साउंड से जो कम रफ्तार पे चले वो सबसोनिक वो है। सबसोनिक। जो ध्वनि से ज्यादा रफ्तार पे चले उसे सुपरसोनिक कहते हैं, सुपरसोनिक। और जो ध्वनि से 5 गुना ज्यादा रफ्तार पर चले उसे हम हाइपरसोनिक कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो चूंकि ये मिसाइल जो है क्रूज मिसाइल है, ये बैलिस्टिक पथ पर नहीं चलती, ये क्रूज पथ पे चलती है, यानी कि ये एटमोस्फेयर के अंदर ही चलती हैं, जमीन के काफी पास। क्योंकि आप जमीन के काफी पास उड़ रहे हैं, इसलिए दुश्मन का रडार आपको ट्रैक नहीं कर सकता, आपको डिटेक्ट नहीं कर सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, आप पूरे के पूरे कोर्स में हवा के अंदर ही है, इसलिए जब आप मिसाइल आगे की तरफ मूव करती तो अंदर अपने हवा खींचती है जिसमें ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीडाइजर ले जाने की जरूरत इस मिसाइल को नहीं पड़ती, इसलिए ज्यादा फ्यूल को ये लाद कर अपने साथ ले जा सकती है। दो चीजें। तो सबसोनिक को भी ट्रैक किया जा सकता है, और खासकर जो टर्मिनल फेज होती है, जब ये टारगेट के पास पहुंच रही होती है, क्योंकि गति इसकी धीमी है, इसलिए दुश्मन के पास कुछ चांसेस है। जैसे यूक्रेन वार में हमने देखा कि जो सबसोनिक मिसाइल्स हैं रशिया की, उनको जो यूक्रेनियन आर्मी में मार के गिरा दिया, सारी तो नहीं, काफी, लेकिन कुछ को। हाँ। लेकिन जो अगर आपकी मिसाइल की गति बहुत ज्यादा है, जैसे कि सुपरसोनिक अपनी ब्रह्मोस है, तो ब्रह्मोस के केस में इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है और 2.8 मैक पे चलती है, तो ऐसी स्थिति में इसको ट्रैक करना और इसको गिराना, ये दोनों ही मुश्किल हो जाता है। अभी का जो अचीवमेंट है 2024 का, अब तक का सबसे बड़ा, टेक्नोलॉजिकली अगर हम कहें तो सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा जो हाइपरसोनिक मिसाइल भारत ने बनाई है, और ये 16 नवंबर को ये टेस्ट किया गया है। अब हाइपरसोनिक मिसाइल में ये क्षमता है कि ये ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना रफ्तार पे चलती है। इससे पहले जो इसका जो बेसिक टेस्ट है वो सन 2020 में किया गया था, उसमें जो गति अचीव की गई थी वो मैक 6.5 की थी। अभी जो राजनाथ सिंह ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने ना तो इसकी गति के बारे में बताया, ना तो ये बताया है कि ये क्रूज मिसाइल है कि बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन जो वीडियो देखने से पता चलता है कि लगभग 8 सेकंड के बाद शुरुआत में ये मिसाइल वर्टिकल जाती है और 8 सेकंड के बाद और हॉरिजॉन्टल हो जाती है। अच्छा। मतलब इसका पथ जो है, पथ का को देख के समझ में आ रहा है कि ये क्रूज मिसाइल है। दूसरा, इसमें स्क्रैम जेट इंजन लगा हुआ है जो कि हाइपरसोनिक स्पीड तक इस मिसाइल को पहुंचता है। पहला जो टेस्ट था 6.5 मैक पर है,
तो हम मिनिमम तो मान के चले कि 6.5 से ज्यादा ही स्पीड रहेगी। वही होगी। अब स्पीड आपकी ज्यादा है, और ब्रह्मोस जैसे कि टर्मिनल फेजेस में जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है। 10 मीटर मतलब 30-33 फीट के आसपास ऊंचाई पर। इसको रडार से आप ट्रैक नहीं कर सकते। स्पीड ज्यादा है, इसलिए जो है आप इसके लिए कुछ भी अटैक भी लगा हाँ, करना आप मुश्किल होगा। आप एयर डिफेंस सिस्टम इसके से फेल हो जाते हैं। आप समझ के देखिए, जो हमने ये मिसाइल बनाई है ब्रह्मोस से भी दुगनी से भी ज्यादा रफ्तार की है। पहली चीज, ब्रह्मोस की रेंज 280-290 किलोमीटर मैक्सिमम है, क्योंकि इंडिया एमटीसीआर का मेंबर तब नहीं था जब ब्रह्मोस का डिजाइन किया गया था। ये जो मिसाइल बनाई है, MTCR का मतलब मिसाइल टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। रिजिम, उसका मेंबर नहीं था। अभी जो हमने ये मिसाइल बनी, इसकी रेंज 1500 किलोमीटर। अब 1500 का मतलब है, जो चाइना के वेस्टर्न हिस्से में जो सिटीज, अगर आप ये मिसाइल अरुणाचल प्रदेश से फायर करते हैं तो चाइना के वेस्टर्न सिटीज जितने भी प्रोमिनेंट सिटीज हैं वो आपके निशाने जद में आ जाएंगे। जद में आ जाते हैं। इस मिसाइल की एक और खास बात है कि ये जब अंतिम चरण में होती है, टर्मिनल फेज में होती है, तो अपना रास्ता ये बदल देती है। इस वजह से जो वेपन, जो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो फेल हो जाता है। अगर ये ट्रैक भी कर ले तो भी इससे बचने के लिए कुछ भी अटैक करके नष्ट नहीं कर सकता, नष्ट नहीं कर सकता, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। और इसकी स्पीड ज्यादा है, ये अपना कोर्स मैन्यूवर करती है, जमीन के बहुत करीब उड़ती है, दुश्मन के पास कुछ भी नहीं है इससे बचने के लिए। तीसरी चीज जो इसमें जोड़ेंगे, इस मिसाइल का प्रयोग तो लैंड बेस्ड टारगेट के लिए किया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ इसकी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा इतनी ज्यादा है, इसको हम आने वाले समय में जैसे ब्रह्मोस का यूज कर रहे हैं, एंटी शिप मिसाइल की तरह यूज करेंगे। और ये पूरे के पूरे कैरियर ग्रुप का एयर डिफेंस सिस्टम भेद कर जो है बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी डुबा सकने में सक्षम होंगे। क्या बात। अब इसमें लास्ट चीज जो है कि जो वर्तमान में जो एयर डिफेंस सिस्टम है वर्ल्ड में, जैसे अपने इंडिया के पास S-400 है, S-500 है, रशिया के पास, हमारे बहुत ज्यादा नाम होता है आयरन डोम सिस्टम का इसराइल का, या अमेरिका के सिस्टम है। ये सारे सिस्टम में से कोई भी सिस्टम इस मिसाइल को रोकने में सक्षम नहीं। क्या बात है, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। विश्व में कोई भी देश की कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इस मिसाइल को फायर करने के बाद रोक सके। अंदाजा भी नहीं लगेगा और ये आकर टारगेट को यानी destroy हमारा कर हाइपरसोनिक मिसाइल, दुनिया के किसी भी देश के पास ऐसी रक्षा प्रणाली नहीं है जो उसको नष्ट कर सके, रोक सके, ट्रैक कर सके। तो बस आपको वेस्टर्न बॉर्डर पर अपने जो है गलवान सेक्टर में एक से मिसाइल का सेट लगाना है, एक ईस्टर्न बॉर्डर पर आपको अरुणाचल प्रदेश में, और मलक्का स्टेट को चौक करने के लिए आपको अंडमान निकोबार सेक्टर में एक मिसाइल का सेट रखना पड़ेगा। आप पूरी तरह से एरिया चौक डाउन कर देंगे। तो ये इसकी बहुत बहुत बड़ी खास बात है। और इंडिया अचानक से, अभी हम देख रहे हैं ब्रह्मोस का जो हम लोग एक्सपोर्ट करने लगे, तो एक रक्षा क्षेत्र भी ओपन हो जाता है इससे। मिसाइल जब बनेगी, हम निर्यात कर रहे हैं। निर्यात करने के, तो कल को हम निर्यात करते हैं कि नहीं करते, वो तो क्योंकि बहुत ही क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है इसकी। इवन रक्षा मंत्री ने भी नहीं क्लासिफाई किया कि रेंज के अलावा कुछ भी क्लासिफाई नहीं है कि इसके अंदर कैसे बूस्टर लगे। लेकिन जहां तक पता चला, स्क्रैमजेट इंजन लगा हुआ है और उसी तरह से लिक्विड फ्यूल इंजन होगा। तो ये सारी खास बातें हैं। डिफेंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी। अब हम अपने दूसरे फैकल्टी एक्सपर्ट की तरफ चलते हैं। अभिषेक, हमारे प्रधानमंत्री अभी हाल के दिनों में कई सारे देशों की यात्रा पर गए, उनका क्या महत्व है उन यात्राओं का, और विशेषकर गयाना की यात्रा को बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आप इसको किस नजरिए से, भारतीय विदेश नीति के किस पहलू से देखते हैं? सर, भी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 3 देशों की यात्रा की, जिसमें नाइजीरिया है, ब्राज़ील है और गुआना है। ब्राज़ील तो वो गए G20 की मीटिंग को अटेंड करने के लिए। तो ब्राज़ील का तो एक मतलब पर्पस ये था कि G20 की मीटिंग अटेंड करना। हाँ, वहाँ पे तमाम जनरल राष्ट्राध्यक्ष भी आए थे। तो जैसे लास्ट टाइम हमने G20 कराया था, ब्राजील। मेन जो उनका विजिट रहा है वो नाइजीरिया रहा है और साउथ अमेरिकन कंट्री गुआना रहा है। तो नाइजीरिया वो गए, तो नाइजीरिया एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का देश है। तो अगर आप प्राइम मिनिस्टर साहब की इस विजिट को देखेंगे सर, तो आप देखिए कि इधर लास्ट कई सालों से, स्पेशली मोदियन एरा में, भारत की ये कोशिश रही है कि ग्लोबल साउथ की वॉइस बन के उभरे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हमने ग्लोबल साउथ को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। और G20 की जब मीटिंग हमने 23 में कराई, तो हमने अफ्रीकन यूनियन को जो उसमें शामिल किया। हाँ, शामिल कराया। ये बहुत बड़ी बात थी। तो ग्लोबल साउथ के मेंबर्स हैं अफ्रीकन कंट्रीज कई। तो हम अफ्रीका को, जिसको एक डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता था, वो मिथ हमने तोड़ा है कि हम अफ्रीका के साथ मिल करके बहुत सारे स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स के शिप में काम कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर।
तो नाइजीरिया पर्टिकुलरली और अगर आप सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि वहाँ उससे चाइना का जो दबदबा या प्रभुत्व हाँ बन रहा था हाँ वो कम चाइना होगा। के डोमिनेंस को भी रोकना ये हमारी एक स्ट्रैटेजी का पार्ट है। तो नाइजीरिया की अगर आप टूर को देखेंगे सर, तो पिछले 17 सालों में अगर हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने नाइजीरिया का ये विजिट किया। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो 2007 में डॉक्टर मनमोहन सिंह गए गए थे। थे। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी जा चुके हैं वहां पर, लेकिन वो चोगैम की मीटिंग अटेंड करने गए, अच्छा अच्छा, तो जो कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग मीट्स है। जो, हाँ, और वैसे राष्ट्रमंडल देखेंगे देश हाँ के जो राष्ट्रमंडल शिखर देश, बैठक तो में। मीटिंग में ले गए थे, वो कोई ऑफिशियल टूर नहीं था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी गए थे। तो सर वैसे अगर आप देखेंगे तो ये 17 साल में इनका ये पहला विजिट है जो हमने किया। अगर हम इंडिया का एटीट्यूड देखें टुवर्ड्स नाइजीरिया, कि नाइजीरिया को हमने क्यों सेलेक्ट किया, तो अफ्रीका में सबसे पॉपुलस कंट्री है नाइजीरिया। बिल्कुल ठीक बात। अफ्रीका में नाइजीरिया इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ह्यूज लेवल पर हमारा इन्वेस्टमेंट है अफ्रीका में, हम्म, स्पेशली इन नाइजीरिया। और एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर हमने अभी रिसेंटली एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर एटीट्यूड फॉलो किया नाइजीरिया के लिए। और अभी रिसेंटली नाइजीरिया में फ्लड आया था, तो हमने अप्रोक्सीमेटली 20 टन जो है सप्लाईज वहाँ पर, रिलीफ सप्लाई मटेरियल वहाँ पर भेजा। ये दिखाने के लिए कि भारत हमेशा हेल्पिंग हैंड हाँ, जो है वो शो करता है अदर आपके सुख दुख का साथी है। सुख दुख का साथी एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर। हाँ, और इसको उन लोगों ने भी अप्रिशिएट किया। और नाइजीरियन गवर्नमेंट ने मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया। द बिल्कुल ठीक ग्रैंड बात। ऑर्डर, कमांड ऑर्डर ऑफ नाइजीरिया। हाँ, और जबकि चाइना अगर कभी किसी देश के लिए कुछ करता है तो उसके बदले में बहुत कुछ बहुत उससे ले लेता है। लेता है, वो तो डेब्ट ट्रैप में फंसा देता है। हाँ, जैसे श्रीलंका को फंसा दिया, पाकिस्तान को फंसा दिया, बांग्लादेश को फंसा दिया। वो हमारा एटीट्यूड नहीं, हम लोग जेन्युइनली किसी की हेल्प करते हैं। हाँ, तो नाइजीरिया जाना हमारे लिए एक स्ट्रैटेजिकली भी एक इशू है, ट्रेड इशू भी है वहाँ पर, बिल्कुल प्लस चाइना का तो जो डोमिनेंस है उसको भी कम करना है। तो अफ्रीका में हमने नाइजीरिया का ये टूर किया। बिल्कुल ठीक बात। और नाउ कमिंग बैक टू गुआना, ब्राजील का जैसे मैंने आपको बता दिया G20 की मीटिंग थी, उसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। गुआना को आप देखेंगे तो गुआना एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। अच्छे खासे डायस्पोरा वहाँ रहते हैं। भारत, नाइजीरिया में भी डायस्पोरा रहते हैं। हाँ हाँ, भारतवंशी बहुत है। भारतवर्ष और इंडियन डायस्पोरा भारत की फॉरेन पॉलिसी में इस समय बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल, तो मोदी जी कहीं भी जाते हैं तो डायस्पोरा को जरूर एड्रेस करते हैं। सॉफ्ट पावर जो डायस्पोरा का मतलब हमारे देश के वो लोग जो उनके पूर्वज कभी भारत के थे लेकिन अब वो दूसरे देशों में जाकर बस गए हैं, ऐसे लोगों को डायस्पोरा या इंडियन डायस्पोरा, भारतीय डायस्पोरा या भारतवंशी कहते हैं। तो गुआना की विजिट को अगर आप देखेंगे सर, तो ये 56 इयर्स में पहले प्राइम मिनिस्टर का विजिट है बहुत बड़ी वहाँ बात पर। और हमने वहाँ पे लगभग 10 एग्रीमेंट साइन किए हैं, जिसमें अच्छा। हाइड्रोकार्बन है, फार्मास्यूटिकल्स है, और फार्मास्यूटिकल्स में हम जन औषधि केंद्र वहाँ खोलेंगे क्या बात। गुआना में। वाह। और मोदी जी ने अपने एड्रेस में कहा भी कि गुआना इज अ गेटवे टू लैटिन अमेरिका, कि यहाँ से हम पूरे लैटिन अमेरिका को कवर कर सकते हैं। हाँ, और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज भी ग्लोबल साउथ में आते हैं। आते हैं। तो ये एक हमारा एक स्ट्रैटेजिकल एटीट्यूड है, एक स्टेप है तमाम देशों के साथ अपने फ्रेंडशिप रिलेशन को एस्टैब्लिश। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। तो हमारे आज के इस द वर्ल्ड दिस वीक प्रोग्राम में हमने जिन टॉपिक्स पर डिस्कशन किया, मुझे उम्मीद है आपको वो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।